यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल में वाइवा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मरुस्थलीय पौधों के दो प्रमुख आकार की परक अनुकूलन बताइए। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जो मरुस्थल में उगने वाले प्लांट्स होते हैं, उनके आकार की अनुकूलन को बताना है। तो पहला इन्होंने बताया है कि जड़ें बहुत विकसित होती हैं। जड़ें इसलिए ज़्यादा विकसित होती हैं कि गहराई तक जाएंगी तो कहीं न कहीं उनको जल की प्राप्ति हो जाएगी, या उनको जल की प्राप्ति हो जाए इसलिए जड़ें गहराई तक होती हैं। और जो पत्तियां हैं मांसल बताया है, तो पत्तियां मांसल इसलिए होती हैं ताकि उनमें जल संचित रहे, जल इकट्ठा रहे, जल की हानि ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट है, नागफनी किस प्रकार का पौधा है। तो देखिए नागफनी जो है ये मरुस्थलीय पौधा है, डिजर्ट प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट, नागफनी की क्या विशेषता होती है। तो नागफनी के पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो कांटों का रूप धारण कर लेती हैं, और कांटों का रूप इसलिए धारण करती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की कमी हो या वाष्पोत्सर्जन ना हो, और प्रकाश संश्लेषण से तना जो होता है वो हरा व चौड़ा तथा मांसल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय जंतुओं के आवास की क्या विशेषता होती है। जो मरुस्थल में जंतु रहते हैं उनके घरों की, उनके आवास की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसका आंसर होगा, मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए भूमि के नीचे सुरंग बनाकर रहते हैं, और रात्रि के समय भोजन की खोज में बाहर निकलते हैं। ये इनके आवास की विशेषता है। गर्मी से बचने के लिए भूमि के नीचे सुरंग बना लेते हैं, वहां रहते हैं, और रात्रि के समय भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दो मरुस्थलीय पौधों के नाम बताइए। मरुस्थलीय पौधों के नाम बताना है, जीरोफिटिक प्लांट्स के नाम बताना है। तो नागफनी और घीक्वार, घीक्वार को एलोवेरा भी आप कह सकते हैं, एलोए जिसको कहा जाता है, ये दो मरुस्थलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट, पर्णकाय स्तंभ का उदाहरण दीजिए। तो पर्णकाय स्तंभ का उदाहरण नागफनी होता है, नागफनी। नेक्स्ट, मरुस्थलीय जंतु ऊंट की क्या विशेषता है। तो जो ऊंट होता है ये अपने शरीर में काफी मात्रा में जल को संग्रह करके रखता है, जल को इकट्ठा करके रखता है, जिससे वह कई दिनों तक बिना पानी पिए ही रह सकता है। नेक्स्ट, ऊंट के आमाशय में कितने कक्ष होते हैं। जो स्टमक होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं। तो ऊंट के स्टमक या आमाशय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, या कंपाउंड स्टमक पाया जाता है ऊंट में। नेक्स्ट, मरुस्थलीय पौधों में मांसल तने का क्या महत्व है। तो पानी संचित करने की क्षमता के कारण तने मांसल होते हैं, ताकि उसमें पानी संचित रहे इसलिए तने क्या होते हैं, मांसल होते हैं, पानी इकट्ठा रहे। नेक्स्ट, मरुस्थलीय जंतुओं की त्वचा की क्या विशेषताएं होती हैं। तो त्वचा इनकी क्या होती है, मोटी मोटी सी होती है, शुष्क सूखी सी होती है, खुरदरी सी होती है, और उसमें श्वेत ग्रंथियां कम पाई जाती हैं, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों से पसीना स्रावित होता है, तो श्वेत ग्रंथियां कम पाई जाती है या फिर होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय जंतुओं के मूत्र तथा मल की क्या विशेषता होती है। तो उत्सर्जित मूत्र अत्यधिक सांद्र होता है, मतलब जो मूत्र निकलता है वो अत्यधिक गाढ़ा होता है, और मल सूखी शुष्क गोलियों के रूप में होती है, सूखी सूखी सी होती है एकदम, और गोली जैसी होती है, जैसे गोली जैसे बकरी वगैरह करती है, बिल्कुल वैसे ही। और मूत्र विसर्जन व मल त्याग में पानी अपव्यय नहीं होता है, इसीलिए जब मूत्र विसर्जन करते हैं या मल को त्यागते हैं तो पानी ज़्यादा नहीं खत्म होता है। नेक्स्ट, मरुस्थल में चलने वाले ऊंट के पैरों में क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो मरुस्थल में चलने वाले ऊंट होते हैं उनके पैर लंबे होते हैं और पैरों में मोटी गद्दियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोद्भिद पौधों से संबंधित। तो जलीय पौधों में जल में तैरने के लिए क्या प्रमुख अनुकूलन होते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं इनके अंदर बड़े बड़े वायु कोष्ठ होते हैं, एयर चैम्बर होते हैं, जिनमें वायु भरी होने के कारण ये पानी पर तैर सकते हैं। नेक्स्ट, समुद्र शोंख व हाइड्रला किस प्रकार के पौधे हैं। तो समुद्र शोंख व हाइड्रला दोनों ही जलीय पौधे होते हैं, जलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधों में जड़ तंत्र कम विकसित अथवा अनुपस्थित होता है, क्यों। जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं इन्होंने पूछा है कि उनके जड़ें कम विकसित क्यों होती हैं या फिर होती ही क्यों नहीं है। तो जलीय पौधों में जल का अवशोषण सामान्य सतह से हो जाता है। जो पौधों की सामान्य सतह होती है
उनसे ही वो जल सोख लेते हैं, इसीलिए जड़ों का कोई कार्य ही नहीं रह जाता है, इसीलिए या तो होती ही नहीं है या बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट, जलीय जंतुओं के दो प्रमुख अनुकूलन बताइए। तो जलीय जंतुओं में शरीर पार्श्वों में कुछ चपटा होता है, जो बगल होते हैं किनारों पर कुछ चपटा होता है, धारा रेखित होता है, और पानी के भीतर श्वसन के लिए गलफड़े या गिल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रोहू मछली कहाँ पाई जाती है? तो जो रोहू मछली है ये नदियों में पाई जाती है, हम सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय जंतुओं में आंखों पर उपस्थित निमेशक पटल का क्या कार्य होता है? तो जो जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, आंखों में पानी ना जाए इसलिए निमेशक पटल पाए जाते हैं, यानी निमेशक पटल का कार्य आंखों की पानी से सुरक्षा करना होता है। नेक्स्ट, पार्श्व रेखा संवेदी अंग का क्या कार्य है? मतलब लेटरल लाइन सेंसरी ऑर्गन का फंक्शन बताना है। तो शरीर संतुलन, यानी कि पार्श्व रेखा संवेदी अंग का कार्य शरीर का संतुलन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन से क्या अभिप्राय है? एडॉप्टेशन क्या है? तो अनुकूलन वह विशेष लक्षण है जिनके कारण जीव किसी स्थान विशेष की परिस्थितियों को सहन करने और उसमें वृद्धि व जनन करने में सक्षम होता है। यानी मतलब ये हुआ कि कोई भी जीव उस माहौल में अपने आप को ढाल ले जीने के लिए, उसे ही अनुकूलन या एडॉप्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी सर्वाहारी जलीय जंतु का नाम बताइए। तो सर्वाहारी जलीय जंतु कछुआ होता है, टर्टाइल होता है। नेक्स्ट, पोषण की दृष्टि से मेढक किस प्रकार का जंतु है? तो पोषण की दृष्टि से मेढक मांसाहारी जंतु होता है, क्योंकि कीड़े मकोड़ों को खाता रहता है। नेक्स्ट, पत्तियों के आकार में भिन्नता किस जलीय पौधों में पाई जाती है? तो रैननकुलस एबेक्टिलिस में पत्तियों के आकार में भिन्नता पाई जाती है। चलिए मनुष्य की लार या स्टार से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव में लार कहाँ उत्पन्न होती है? तो मानव में मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियों के द्वारा लार निकलती है, यानी सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा लार स्रावित होती है। नेक्स्ट, मनुष्य की लार में कौन सा पाचक एंजाइम होता है? तो मनुष्य की लार में टाइलिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। नेक्स्ट, टाइलिन एंजाइम किस यौगिक पर क्रिया करता है? तो टाइलिन एंजाइम स्टार्च अथवा मंड पर क्रिया करता है। नेक्स्ट, मंड के जल अपघटन के बाद बनने वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो मंड के जल अपघटन के बाद बनने वाला पदार्थ माल्टोज होता है, माल्टोज। नेक्स्ट, आयोडीन विलयन की उपस्थिति में मंड कैसे रंग का हो जाता है? तो अगर आयोडीन विलयन की उपस्थिति है तो मंड या स्टार्च नीले रंग का हो जाता है, नीले, ब्लू। नेक्स्ट, बेनेडिक्ट विलयन मिलाने पर माल्टोज कैसा रंग प्रदर्शित करता है? तो बेनेडिक्ट विलयन मिलाने पर माल्टोज विलयन पीला, लाल या हरा रंग प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंड या स्टार्च पाचक एंजाइम टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में पाचन प्रारंभ हो जाता है, यानी मुख गुहा से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, भोजन में स्टार्च के प्रमुख स्रोत बताइए। गेहूं, चावल, आलू, मक्का आदि स्टार्च अथवा मंड के प्रमुख स्रोत होते हैं। नेक्स्ट, लार का माध्यम अम्लीय है या क्षारीय? तो इसका आंसर सही होगा, लार थोड़ा सा अम्लीय होता है। अगर इसके पीएच मान को देखा जाए तो 6.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइलेज विकर किस पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो हल्की अम्लीयता पर सर्वाधिक सक्रिय होता है, यानी 6.8 पर सक्रिय होता है। नेक्स्ट, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को किन पदार्थों में तोड़ता है? तो माल्टोज व डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन की पीएच किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? तो बफर विलयन के द्वारा किसी भी विलयन की पीएच को निर्धारित किया जाता है। चलिए जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जाति एकक की कुल संख्या को एकक क्षेत्र में उपस्थित हो उसे ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो प्रति एकक क्वाड्रेट में अध्ययन किए गए पादप की कुल संख्या को जनसंख्या आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहा जाता है, डेमोग्राफी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेट क्या है? तो एक विशेष आकार के वर्गाकार रेखा चित्र के खाने जिसमें जात की संख्या ज्ञात की जाती है उसे ही क्वाड्रेट कहा जाता है। तो आशा है आप सभी लोगों को वाइवा के सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।